डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, आप वेट कर रहे होंगे, आप में से कई मेरे स्टूडेंट सीयूईटी पीजी 2026 जो 11th मार्च को है उसके थीम वाइज पास्ट 3 ईयर पेपर में एनालाइज कर रहा हूं विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आगे के लिए भी। अभी तक आपको पता है कि हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी, डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, सीपी ये सब एनालाइज कर लिया और केवल दो मेजर थीम बचे हुए थे। आप छोटे छोटे थीम को छोड़ दें, एक है इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरा इंडियन पॉलिटी। आज की ये वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन पे है, 3 इयर्स के पेपर 25, 24, 23 एंड उसके साथ में देखेंगे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आगे कैसे। यस, ये वीडियो मेक एंड ब्रेक वीडियो है। इसको यदि आप 5 बार देखें तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन के 50% क्वेश्चन तो यूं ही आप सॉल्व कर लेंगे, यू नो। तो चलिए लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर हम लोग शुरू करें, 11th मार्च के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यदि आप 3 फुल लेंथ मॉक लेना चाहते हैं जिसकी फर्स्ट एपिसोड या फर्स्ट मॉक आज ही हुई है लेकिन आपके लिए बिल्कुल है लाइव, उसके साथ आपको बोनस मिलते हैं 24 थीम वाइज मॉक्स प्लस रिकॉर्डेड थीम वाइज रिवीजन क्लासेस। यदि ये सब पाना चाहते हैं एज ए क्रैश कोर्स तो अभी भी 6 दिन में डियर स्टूडेंट किस्मत बदल सकती है आपकी। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं at nominal cost तो मेल करें नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर at paulsciencehelp@gmail.com। ओके, और यदि आप रिसोर्सेज या बुक सर्च कर रहे हैं सीयूईटी पीजी के लिए तो इन 3 बुक से कोई भी और पॉपुलर रिसोर्स या इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं हो सकती है। ये मैं मैटर ऑफ फैक्टली बता रहा हूँ और आप लोगों ने ही इसको ऐसा बनाया है बिकॉज इसमें वो सारी चीजें हैं जो सीयूईटी पीजी क्रैक करने के लिए जरूरी हैं। 3 बुक्स हैं, एक तो सीयूईटी पीजी की पास्ट 5 इयर्स पेपर का थ्रेडवेयर एनालिसिस है जिसमें 6 पेपर हैं क्योंकि 2023 में 2 फेजेज में हुए थे तो 2 पेपर मिलते हैं विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी के साथ में। दूसरी जो है वो तो मदर बुक है सीयूईटी पीजी एग्जाम गाइड जो इस बार बिल्कुल रिवाइज कर दी गई है फुल्ली, और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट 1500 एमसीक्यू। आपको यहां बता दें कि ये बुक जितना सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट के लिए पॉपुलर है उससे भी ज्यादा यूजीसी नेट और अदर एग्जाम के भी स्टूडेंट इस बुक को यूज करते हैं क्योंकि इसमें है वो सारे क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आते हैं या आने चाहिए। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है ये सभी अमेजन पे हैं, ई बुक फॉर्म में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय पेइंग नॉमिनल फी। और ये जो है इसकी डायरेक्ट लिंक जहां से आप सीधा क्लिक कर सकते हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। चलिए, सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट पेपर है सीयूईटी पीजी 2025 उसके क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आईआर से, थोड़े लेवल पे भी चर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन थोड़े टफ हैं और कौन लड्डू और कौन इजी टू मॉडरेट। चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हर स्लाइड में 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज द की गाइड टू स्टेट क्राफ्ट इन रियलिस्ट ट्रेडिशन। यदि रियलिज्म में देखें तो क्या आपको रास्ता दिखाता है, मतलब क्या आपका की गाइडेंस है फॉर फॉरेन पॉलिसी और स्टेट क्राफ्ट। दैट इज नथिंग बट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, रेजॉन d'état, रेजॉन d'état जिसको फ्रेंच में कहते हैं रेजॉन, रीजन फॉर द स्टेट। वॉट एवर इज गुड फॉर द स्टेट यू डू। अभी आप जो देख रहे हैं इंडिया ईरान यूएस वॉर में जो भी हमारे लिए अच्छा है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट एवर इज द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट एनीथिंग एल्स। सो नेशनल इंटरेस्ट इजी, एंड नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। आपके पास जितना पावर है उतना ही आप इंटरेस्ट को हवा दे सकते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू सार्क। अब मुझे ये सब याद तो रहता नहीं, आप देख लीजिए। आई डोंट नो क्यों सार्क से पूछते हैं, इसका सही आंसर ये है, लेकिन सार्क तो अपने आप तो मोरिबंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उससे क्वेश्चन जो है टपक पड़ते हैं, देख लीजिएगा। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के तमाम तरह के क्वेश्चन आपको हिंट करता है, लाइक आईएईए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इन इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, पोस्टल यूनियन एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के हेडक्वार्टर कहाँ है हमें जानना चाहिए, पेरिस में है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि दर्जनों क्वेश्चन बनते हैं और हर आईआर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो कोल्ड वॉर में कम से कम 50-60 इवेंट ऐसे हुए हैं जो स्टूडेंट याद करते हैं, उसमें से 4 ये है। बर्लिन वॉर आपको पता है 1961 में कंस्ट्रक्ट होता है। कम्युनिस्ट चाइना 1971 में ज्वाइन करता है यूएन को, उसके पहले ताइवान था। सोवियत जो है 1968 में प्राग
स्प्रिंग को दबा देते हैं और बर्लिन का ब्लॉकेड होता है 1948-9 में। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन पहले हुआ कौन बाद। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि डी से स्टार्ट होगा और एक ही ऑप्शन जो है वो डी से स्टार्ट होता है। तो वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, ओनली बिकॉज कि एक ही ऑप्शन आपका काम हो जाता है। यदि आपने ये देख लिया कि सबसे पहले कौन हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी एक आपका इशारा क्वेश्चन है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको समझना चाहिए कि चाइना के साथ, यूएसए के साथ, अदर कंट्री के साथ तो नहीं, लेकिन चाइना, यूएसए, पाकिस्तान के साथ क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जो आपको जाना चाहिए। ऑपरेशन जिब्राल्टर छुपा हुआ है, ये आपको बम्प कर सकता है। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं 1965 में। कारगिल वॉर हम लोग को सबको पता है कि 1999 में होता है। कराची एग्रीमेंट जो है वो भी छुपा हुआ है, 1947-48 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद होता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में आई है, ऑपरेशन सिंदूर में 1960 में होता है। तो इसका जो है सी से स्टार्ट होगा, कराची एग्रीमेंट से, और यहाँ भी सी से स्टार्ट होता है एक ही, इसलिए अगेन इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? कौन नहीं जानता है कि यूएसए, यूएसएसआर जो कि अब रसिया है, यूके, फ्रांस और चाइना को वीटो पावर है। तो इसमें से केवल एक ही है, सुपर लड्डू क्वेश्चन। मॉर्गेनथाउ का प्रिंसिपल जो रियलिज्म के कौन कौन से इसमें है, ये तो चारों आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब आप, इनफेक्ट ये क्वेश्चन एक ऐसा ब्रेड बटर क्वेश्चन है। मॉर्गेनथाउ के जो 6 प्रिंसिपल है ना, वो कभी नहीं भूलिएगा। उसमें यहाँ पे तो सब चारों सही है, इसके अलावा जो उन्होंने नहीं दिया वो ये है कि ओनली नेशनल इंटरेस्ट, नॉट एनी मोरल कंसिडरेशन शुड बी द गाइडिंग फैक्टर फॉर द फॉरेन पॉलिसी, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने देखा भी। तो ये जो है सारा का सारा सही है। फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल ट्रैगवे ली नॉर्वे के होते थे। ये सब लड्डू क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर कंसिडर एनार्किकल सेल्फ हेल्प सिस्टम टू बी? एनार्किकल सेल्फ हेल्प सिस्टम जो कि है, अभी आप देख रहे हो ईरान को कौन बचा रहा है, यूक्रेन को किसने बचाया, गजा को किसने बचाया, सेल्फ हेल्प, एनार्किकल सेल्फ हेल्प, जिसकी लाठी उसकी भैंस, देख रहे हो आप। टू बी कंपेलिंग फैक्टर फॉर स्टेट्स टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजिशन, इसी के चलते हर स्टेट अपने पावर को बढ़ाना चाहता है। ये कहने वाले ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट जॉन मेर्सियमर है, ना कि डिफेंसिव रियलिस्ट केनेथ वॉल्श। इस दोनों में आप सुपर कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन चूंकि पावर को बढ़ाने की यहाँ बात हो रही है, मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजिशन, दैट इज नथिंग बट ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म, जिसके चीफ थिंकर हैं जॉन मेर्सियमर। विच कंट्री, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। विच कंट्री ज्वाइन सार्क इन 2007? अगेन सार्क जो है, बट इस बार आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। 8वां नेशन बनता है 2007 में। Who among the following adopted an open door policy? डैंग जियोपिंग जो थे 1978 में, वो फोर मॉडर्नाइजेशन करते हैं और 80s में जो है अपने दरवाजे खोल देते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तब से चाइना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाइना ओपन डोर पॉलिसी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कैपिटलिज्म। वेयर वॉज द सार्क एस्टेब्लिश? थर्ड क्वेश्चन सार्क से। सार्क एस्टेब्लिश हुआ था ढाका में, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। Who was the founder of Bolshevik Communist Party? We all know Lenin. Super easy question. International organization which set the rule of global trade. इसमें होना चाहिए Trump and his administration. Now not WTO, but official answer is WTO and that is correct. एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट में काम करती है, वो यहाँ पूछा जा रहा है, उसकी हेडक्वार्टर लंदन में है। एशियन ह्यूमन राइट वॉच एक और ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पॉपुलर है, वो भी उसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वो भी ह्यूमन राइट पे काम करते हैं। एशियन रीजनल फोरम जो है स्टैब्लिश किस साल में हुआ? यहाँ ध्यान रखिएगा कि एआरएफ जो है कोई आसियान की संस्था नहीं है, ये पैन एशियन संस्था है, जिसमें कि आसियान के 10 कंट्री या 11 कंट्री कह लीजिए, प्लस 6 कंट्री जो इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक के, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूएसए और रसिया भी आता है, प्लस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सब आते हैं। ये सब इसके मेंबर है। 1994 में होता है एक तरह का सिक्योरिटी डायलॉग फोरम, जिससे कि इंडो पैसिफिक में या साउथ ईस्ट एशिया में शांति रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच करना बेहद आसान हो सकता है, क्योंकि वी ऑल नो, एक दो से ही काम चल जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी पे अगस्त 1945 में बम गिरता है, और ए का 3 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हो।
उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ WTO 1 जनवरी 1995 को होती, सभी याद रखते हैं इसको, बी का 4 और आपका ये हो जाता है, लेकिन यहाँ बी का 4 दोनों में है। तो आगे बढ़िए, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी होती है 1956 में, सी का 2, ये भी बहुत पॉपुलर डेट है, तो यहां से ये हो जाती है क्रैक। तो कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन 1991। दो रिवॉल्यूशन को जरूर याद रखना, हंगरी 1956 और चेकोस्लोवाकिया 1968। ये दोनों जो है नेशनलिज्म की एक बयार चली और दोनों जगह लोग सड़कों पे उड़ते और उमड़े और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन दोनों जगह जो है टैंक से बुरी तरह कुचल दिया गया रिवॉल्यूशन को। हंगेरियन रिवॉल्यूशन 1956 एंड प्राग स्प्रिंग, जिसको कह लो चेकोस्लोवाकिया रिवॉल्यूशन 1968। इन विच ईयर क्रोएशिया बिकेम द 28th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? हम लोग सबको याद रखना चाहिए 2013, क्योंकि 28वां मेंबर बना। जब ब्रेक्सिट होता है 1 फरवरी 2020 को, तो फिर से ईयू जो है रह जाता है 27 मेंबर। तो ईयू में है 27 मेंबर और नाटो में है 32, याद रखना है इस बात को। लास्ट मेंबर स्वीडन, NATO, and last member to join Croatia, EU. The first elected president of Russia was not any one of this, कभी नहीं, बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन जो है, अब यहाँ डिफरेंस समझिए, ये वो समय था जबकि यूएसएसआर वीक हो रहा था और सभी जो 15 रिपब्लिक थे यूएसएसआर के, वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। उसी में जो सबसे बड़ी, जो उसकी एक तरह से फलक्रम था, वो था रसिया। और रसिया की जो कंट्री का लीजिए, रिपब्लिक का लीजिए, उसके लीडर बन के उभरे बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने सीधे चुनौती दी गर्बाचोव को, जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, और 1-2 साल बाद ही गर्बाचोव विलीन हो गए, क्योंकि यूएसएसआर ही खत्म हो गया और फिर बचा रह गया बोरिस येल्सिन, उनका रसिया, जिसको अभी पुतिन संभाल रहे हैं। Which among the following is not the principal aim of UN as elaborated in its founding charter? तो सेफगार्ड पीस एंड सिक्योरिटी करनी है, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन करना है, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ को एस्टेब्लिश करना है। ये तीनों काम कुछ नहीं कर पा रही है अभी वो, लेकिन इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेरी इजी, 1-2 क्वेश्चन केवल टफ था, खास करके जॉन मैसेमर वाला। अब आइए देखते हैं सीयूईटी पीजी 2024 के आईआर के क्वेश्चन कितने हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि आईआर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। अब आइए हम लोग 2023 के पेपर को देखते हैं। Which among the following is not associated with Cold War? ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक था, इसमें कुछ एरर मुझे लगता है, क्योंकि इसमें देखिए क्रिएशन ऑफ बिजोनिया तो काफ़ी आपको बम कर सकता है, ये बहुत छुपा हुआ फैक्ट है, मैंने यहाँ पे दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ने अपने जो जीता था जो जर्मनी के टेरिटरी को, उसको मिला करके एक बिजोनिया बनाया था। ये तो बहुत ही छुपा हुआ फैक्ट है, तो वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड
कैसे हो सकता है, बिकॉज ये तो उस समय तक कोल्ड वॉर शुरू भी नहीं हो पाया था, वो तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर मतलब पीरियड का है भी नहीं। लेकिन नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल आप देखेंगे एक क्वेश्चन आगे इसी पावर पॉइंट में है, जहाँ पे कि CUET-PG खुद इसको कोल्ड वॉर का इवेंट मानता है। तो और ये तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। मार्शल प्लान भी कोल्ड वॉर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यूरोप को रिकवर करने के लिए अमेरिका के असिस्टेंस से कोल्ड वॉर पीरियड में होता है, कह सकते हैं आप। तो इसलिए ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है। ऐसे कई क्वेश्चन इन्होंने गलत फलत पूछ दिए थे पिछली बार टफ करने के क्वेश्चन में। तो इसलिए इसको क्या कहा सकता है, बस मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। यू टेक योर ओन कॉल। Which among the following statements are true about institutional liberalism in international relation theory? पहले तो आपको लगेगा कि ये इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहीं आप कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन देखिए जो लिबरलिज्म है, जो नियो लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, उसको आप लिबरल इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन पे बहुत भरोसा करता है। जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, WTO है, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रेजीम जो है, जिसमें लोग G20 है, G7, उस पर वो भरोसा करते हैं, ये मानते हुए कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट के स्वार्थी बिहेवियर को या बुलिंग बिहेवियर को वो मॉडरेट करते हैं, कॉपरेशन इंश्योर करते हैं, और सब मिल करके जो है वर्ल्ड की जो कॉमन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑफ कोर्स रीजन वैसे मैं अपने वोकल कॉर्ड को बचाना चाहता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे जरा देखिए, इंस्टीट्यूशन हाउएवर कैनॉट मेक अप फॉर लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टेट्स। Institution, however, cannot make up for lack of trust between states. अब इसका क्या मतलब है? कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है स्टेट का, उसको वो सॉल्व नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया कि इनको पूरा भरोसा होता है कि वो सॉल्व कर सकता है। लैक ऑफ ट्रस्ट या जो स्वार्थी बिहेवियर है, कॉपरेशन को इंक्रेज कर सकता है। तो ये डेफिनेटली गलत है। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। यदि आप ई को हटा देते हैं तो क्या बचता है? ACD, ABCD। अब केवल आपको बी को देखना है। बी देखिए, द एक्सटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ एंड स्कोप। ये स्टेटमेंट इतना जनरल स्टेटमेंट है जिनकी इसको गलत होने का मतलब ही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। द स्टीप डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू under investment in healthcare and education known as demographic disaster refer to। अगेन ये भी क्वेश्चन जो है एक बम्प करने वाला क्वेश्चन है। इसके भी एक कोई आंसर नहीं है। इसका इन्होंने सही आंसर जो है सेंट्रल एशियन स्टेट दिया था। इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि सेंट्रल एशियन स्टेट इन्होंने दिया था। लेकिन ये सब क्वेश्चन आप सीधे सीधे सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं। ये बेसिकली डेमोग्राफिक डिसास्टर का मतलब क्या है कि जहाँ पे कि आपका जो डेमोग्राफी है वो एक अजीब टाइप की, उल्टा टाइप का हो जाता है, जहाँ पे यंग लोग कम हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्किंग कम है। इस टाइप की यदि आपकी डेमोग्राफी होती है तो डेमोग्राफिक डिसास्टर है। और इसके अलावा यदि पीपल आपके हेल्दी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो अधिकतर जो है नॉन वर्क फोर्स में शामिल होंगे। ऐसे में जो है आपके वो एक एटम बॉम्ब बन सकता है, वैसे डेमोग्राफी जो है। सो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ में ऐसा हुआ है। ऑफ लेट रसिया के साथ में भी ऐसा हुआ है। चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स की थी, लेकिन ये सब भी क्वेश्चन सीधा नहीं है। द बुक ऑथर्ड बाय जॉन रॉल ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये एकदम एक सीधा क्वेश्चन है जो कि CUET-PG में पूछा जाना चाहिए। इस बुक का नाम है द लॉ ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों बुक को याद कर लेना चाहिए। और ये बुक आप चेक कर लीजिएगा वेदर रॉल ने लिखा है या नहीं, लेकिन ये दोनों बुक उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसकी क्रोनोलॉजी भी देख लीजिएगा। द जजेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय, ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको इंडिकेट करता है कि यदि आप इस बार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर आप ये ध्यान रखिए कि डिफरेंट जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्पोररी मेंबर कैसे सेलेक्ट होते हैं। जजेस तो यहाँ पे बता ही दिया है, और भी जो सेलेक्शंस होते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल के जो चीफ कैसे सेलेक्ट होते हैं, ऑल ये चीज़ें आपको ये इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या होती है, दोनों मिल के सिलेक्शन करते हैं। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों जो है इंटरनेशनल
आप याद रखिएगा कि ICJ जो है वो वन ऑफ द 6 चीफ ऑर्गन है UN का, ये कोई अलाइड इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहां मैंने इसका डिटेल दे दिया है, लेकिन इतना याद रखिए कि दोनों ही एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है पीस पैलेस हेग में है, उसी बिल्डिंग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी हेडक्वार्टर है। और ICJ जो है एक तरह का, आप इसको समझ सकते हैं इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि इसकी जो डिसीजन है वो कितनी बाइंडिंग हो सकती है, क्योंकि नेशन स्टेट तो सॉवरेन है। द फर्स्ट एशियन समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये भी बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है और कई स्टूडेंट इसमें बम्प किए थे, क्योंकि ये लोग याद नहीं रखते कि आसियान का फर्स्ट समिट कब हुआ, G7 का फर्स्ट कब हुआ, G20 का फर्स्ट कब हुआ, या SCO का फर्स्ट कब हुआ, NAM का फर्स्ट कब हुआ। तो ये आपको एक इंडिकेट करता है कि ये आपको पता होना चाहिए। ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। यहाँ पे जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये एडजेसेंट रीजन है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नोन एज पंचशील, विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये तो कोई बोलेगा ये ट्रू है, चाइना के साथ हमने साइन किया था 1954 में। प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल, ये तो बिल्कुल नहीं है। प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जो 5 प्रिंसिपल आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस नहीं है, इसलिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है। पंसिल के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दिया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट होते हैं, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत, एक सही एक दूसरा गलत। फर्स्ट है, थ्योरिस्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड द स्टेट आर सेंट्रल टू एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस। नो, स्टेट आर नॉट सेंट्रल। आप ध्यान रखिए, क्योंकि ग्लोबल जस्टिस के थ्योरी में ये है कि ह्यूमन बीइंग्स तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी जो एक हिरार्किकल ऑथोरिटी जो ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कोई ग्लोबल जस्टिस में जरूरत नहीं है। सीधे ह्यूमन कम्युनिटी जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिलिब्रेट कर सकते हैं और ग्लोबल जस्टिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेट के थ्रू ही आना कोई जरूरी नहीं है। सो दिस इज फॉल्स। थॉमस पॉग रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन फॉर जस्टिस एज ग्लोबल। यही बात मैं कह रहा था कि थॉमस पॉग एंड कोई भी ग्लोबल जस्टिस के जो थिंकर होंगे वो कहेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन को हम नहीं मानते, कि आपको स्टेट के थ्रू ही आना होगा। तो ये ट्रू है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही बात जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्वेश्चन जो है ये सब बहुत ही अरबी टाइप क्वेश्चन होती है कि फुल फॉर्म NSSP का क्या है, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में पैक्ट हुई थी। लेकिन आप कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है, तो इंडिया US का पैक्ट है, पैक्ट पहले ही लिख दिया, तो क्या नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत अच्छा लगता है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम US के होते जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी इन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये बिल्कुल कैसे नेशनल सिक्योरिटी कैसे इंटरनेशनल पैक्ट में आएगा। नेक्स्ट स्टेप इन सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये भी हल्का लगता है इससे। और न्यूक्लियर सप्लाई सपोर्ट पार्टनरशिप, आपको पता है कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में है भी नहीं, तो केवल एक ही आपको सही दिखता है, आप कॉमन सेंस है। और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो ब्रेन सेल है उसको कूल होना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि आपको घबराना नहीं है एग्जाम में। इसलिए एग्जाम आपके कैरेक्टर का भी टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। Arrange the following in chronological order according to the year of joining the European Union, European Council. ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये मैं कैसे याद रखूंगा या रखूंगी कि कौन कब शामिल हुआ, लेकिन यहाँ पे क्रोएशिया है और क्रोएशिया 2013 में शामिल होता है यूरोपियन यूनियन में। इसके बाद कोई कंट्री शामिल नहीं हुआ है। उसके बाद निकला जरूर है ब्रिटेन, ये 28th कंट्री के रूप में शामिल हुआ था। बाद में ब्रिटेन के निकलने से ब्रेक्जिट वो 31 जनवरी 2020 को निकला था, उससे फिर 27 पे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप रह गई है। क्रोएशिया से एंड होता हुआ, बी से एंड होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए आपको बाकी जानना भी नहीं है, उसको टिक मार देनी। ये सब इस तरह के स्मार्ट ट्रिक यदि आप नहीं अपनाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट चैलेंज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैनॉट चैलेंज, ये उल्टा है, कैन चैलेंज। ग्लोबलाइजेशन जो है स्टेट सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, डाइल्यूट करता है। तो आप ए को जो है
ए को आप निकाल दीजिए। यहां है such issue cannot bring multilateral pressure on decision making of the state. They can bring, इसलिए बी को भी निकाल दीजिए। तो इसके बाद क्या बच जाता है? केवल सी डी। ह्यूमन राइट मूवमेंट अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। यस, आप जम्मू कश्मीर में देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, ह्यूमन राइट का ह्यू एंड क्राई शुरू होता है। ह्यूमन राइट इशू आर ऑल्सो डिप्लॉयड बाय द स्टेट्स टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स डिसीजन। यूएस तो हमेशा करती है, तो सी एंड डी तो आप एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 है ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी। ये हटिंगटन की जो 3 वेव डेमोक्रेटाइजेशन है उस पर ये क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी 1828 से 1926 में नियरली 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। रख लीजिए इसको। तो ट्रू है, द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी वाज पार्शियली रिवर्स। वो कहते हैं कि हर वेव के बाद एक रिवर्स वेव भी आती है। इस बीच में कितना फासिज्म हुआ और कितने कंट्री जो है नॉन डेमोक्रेटिक हो गए, तो ये भी जो है ट्रू है। जर्मनी, इटली, जापान एंड ऑल। जापान तो खैर वैसे भी मोनार्की था। तो स्टेटमेंट 1 2 ये भी ट्रू है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद रिगार्ड टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ भी क्या कोई हम लोग ट्रिक ढूंढ सकते हैं? इन सब में यदि हम देखें, नाम तो 1961 में है, EU 1992 में, सार्क 85 में, UN 1945 में, आसियान 1967 में। तो हम देखते हैं कि EU के बाद में तो कोई इसमें नहीं आया है, तो D से अंत होता हुआ 2 ही है, तो इसको खत्म कर दीजिए। और A से शुरू, A B, तो A आसियान है और B UN है। कौन बोलेगा UN से पहले कौन हुआ है? उसका मतलब ये। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको भी मैच करना तो आपको बताया, एक से भी हो जाता है मैच। तो वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट स्पीच दिया था, जिससे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट उन्होंने बताई थी। ये खुद ये स्पीच परपेचुअल पीस थेसिस जो इमैनुअल कांत का है उस पर बेस्ड था, और एक तरह का मोरल आइडियलिज्म था इंटर वॉर पीरियड में कि सब मिल करके वर्ल्ड पीस ला सकते हैं, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट स्पीच है ये हो जाएगा ओके। तो क्रिएशन ऑफ रीजनल पार्लियामेंट, जनरल एसोसिएशन नेशन मस्ट बी फॉर्म, शायद ये देखते हैं। फ्रांसिस फुकुआमाज एंड ऑफ द हिस्ट्री, ये तो बिल्कुल पक्का है कि ट्रायम्फ ऑफ लिबरलिज्म ओवर ऑल अदर आइडियोलॉजीज। तो बी का 1, तो बी के 1 से ही हमने 50-50 खेल लिया। अब यहाँ देखिए ए का 3 होगा या 4, तो ए का 3 जनरल एसोसिएशन नेशन मस्ट बी फॉर्म, लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था। 4 है द इरोजन ऑफ सॉवरेनिटी नॉर्म, इसका मतलब ए का 3 होगा, सीधा यहाँ पे आप टिक मार सकते हैं, ए का 3। तो सी का 2 हो गया, डेविड हेल्ड कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, क्रिएशन ऑफ रीजनल पार्लियामेंट। और डी है जॉन आइकनबेरी, क्राइसिस ऑफ द लिबरल ऑर्डर। तो डी का 4 द इरोजन ऑफ सॉवरेनिटी नॉर्म। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं, 1-2 से भी आपका काम चल जाता है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा और बताया भी आपको कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो पीस पैलेस हेग में है, और वहीं पे ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी हेडक्वार्टर है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप इस पेज पे पहुंच गए हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले 11 मार्च एग्जाम के लिए। लेकिन यदि उसको आप विद बैंग फिनिश करना चाहते हो तो अभी आपके पास मौका है CUET PG 2026 के लिए क्रैश कोर्स के फॉर्म में 3 फुल लेंथ मॉक्स जो हम लोग शुरू कर चुके हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो विद लॉट ऑफ बोनस रिसोर्सेज लास्ट मोमेंट ऑफ योर प्रेप, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेल, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com। और इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने कंसर्न जाहिर कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जवाब देने के, यदि वो 1-2 लाइन में दिया जाए तो। चलिए मिलते हैं एक और थीम को लेके बहुत तेजी के साथ, क्योंकि हमें खत्म करना है बिफोर 11th मार्च। तब तक के लिए कीप ब्राउजिंग पॉल साइंस हेल्प एंड टेक केयर।